वहीं 60 वर्ष पूरे होने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में शहीद दिवस 1 सितंबर को प्रस्तावित षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें रामलीला ग्राउंड खटीमा में एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खंड और प्रखंड लेवल के सभी लोगों से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस समारोह में शामिल हो। इसके अलावा संतों और पूर्व सैनिकों को और विद्यालय के बालक बालिकाओं को और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को भी आमंत्रित किया है। विश्व हिंदू परिषद के नैनीताल विभाग संयोजक बजरंग दल पूरन चंद्र जोशी ने अवगत कराया कि खटीमा प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें संतों, पूर्व सैनिकों, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और सभी वर्गों के व्यक्तियों और महिला शक्ति को संगठित करने हेतु आमंत्रित किया गया है। वहीं षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा रामलीला ग्राउंड खटीमा में 1 सितंबर को हवन यज्ञ किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न विद्यालय के बालक और बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक और देशभक्ति और समाज को आईना दिखाने वाले कार्यक्रम का भी मंचन किया जाएगा। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा में स्थानीय लोगों की भूमिका, समाज को नशा मुक्त करने, धर्मांतरण रोकने और सामाजिक समरसता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आगामी योजनाओं पर भी विचार विमर्श करेगा। समाज को संगठित और सशक्त बनाने हेतु योजना तैयार क्रियान्वित करने का भी विचार करेगा। 60 वर्ष पूरे होने पे हम षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन इस खटीमा प्रखंड में किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रखंड के समस्त कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के एवं बजरंग दल के खंड स्तर पे, उपखंड स्तर पे सभी हिंदू लोगों को आह्वान कर रहे हैं। इस षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम के लिए सभी को जो है आग्रह किया जा रहा है इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो इसमें हमारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो एक समरसता का उद्देश्य है। हम सब एक हैं, हम वर्गों में ना बटे, जातियों में ना बटे। ग्राम पंचायत खुनसरा में किसानों के हित में रखी गई एक गोष्ठी, जिसमें आसपास ग्राम क्षेत्र के समस्त किसान और दूध उत्पादक पहुंचे। गोष्ठी में मुख्य रूप से उपस्थित दुग्ध संघ उधम सिंह नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हम यह गोष्ठी किसानों के हित में रख रहे हैं, जिसमें किसानों को दुग्ध उत्पादक और चारे को लेकर के विशेषताएं बताई जा रही हैं। वो अपना अधिक से अधिक चारा कैसे बनाकर बेच सकते हैं और अपने जानवरों के लिए उत्पाद कर सकते हैं। तो वहीं उपस्थित प्रताप सिंह जयाला ने बताया कि हम इसी तरीके की गोष्ठी पूरे जिले के अंदर करते रहते हैं, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आज हमारे द्वारा यह गोष्ठी राजीव गांधी पंचायत भवन खुनसरा में रखी गई है और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। से सरकार किसानों को बहुत बड़ा लाभ देना चाहती है, क्योंकि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे गरीब किसान हैं जो पशुपालन से जुड़े हैं और पशुपालन के माध्यम से उनको ज़्यादा लाभ मिले, उनको रोजगार मिले। इसके लिए सरकार दुग्ध संघ के माध्यम से बहुत सारी परियोजना चला रही है। यूसीडीएफ जैसे हमारा आज जायका का जो प्रोग्राम है ये पूरे जिले में चल रहा है। इसमें हम सारे किसानों को इकट्ठा करके दुग्ध समिति से जुड़े हुए किसानों को साथ दे करके जायका परियोजना की तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी। इसका मकसद है कि हम किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग के रूप में जो साइलेज का उत्पादन कैसे करें, कैसे हम अपने पशुओं का रखरखाव करें, कैसे हम अपने साइलेज को बनाएं। तो ये टेक्निकल जानकारी एक हमारी एनडीडीबी के माध्यम से हमारे राज्य सरकार की तरफ से ये संचालित की गई है, जो जगह जगह हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाके और अपने हर ब्लॉक में 3-4 मीटिंग हम करके किसानों को जागरूक करने का एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसान अपने पशुपालन को ढंग से कर सकें। लक्सर के अकबरपुर उद गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी टाइप और बालिका छात्रावास में पढ़ने वाले कक्षा 9 और कक्षा 10 की 2 नाबालिका छात्राएं सुबह से ही संदिग्ध परिस्थितियों में से गायब हो गई हैं, जिसके बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। दोनों छात्राएं लक्सर और ज्वालापुर की रहने वाली है। सूचना मिलने के बाद स्कूल पहुंचे छात्राओं के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और स्कूल प्रबंधन पर कई तरह के लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं सूचना मिलने के बाद लक्सर खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार और लक्सर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में जानकारी जुटा रही है। आपको बता दें कि यह कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास टाइप 4 कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि छात्रावास में रहने वाली वार्डन प्रतिभा सैनी कभी भी रात को विद्यालय में नहीं रहती, जो रात भी यहाँ नहीं थी और जो खुद भी कैमरे के सामने कहती नजर आई कि वहाँ रात छात्रावास में नहीं थी और बीमारी का बहाना बनाती नजर आई। इसको लेकर उनसे सवाल किया गया कि क्या तुमने अपने विभाग में बीमार होने का प्रार्थना पत्र दिया था, तो उस पर भी उसने वार्डन साहिब
ने जवाब देने से ही मना कर दिया। वहीं आपको बता दें एक कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही साफ तौर पे देखी जा सकती है, जिसके चलते 2 छात्राएं फिलहाल कहीं ना कहीं गायब हो गई हैं और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। जो भी क्योंकि मेरे पास भी सुबह सुबह फ़ोन आया है वार्डन का और मेरे संज्ञान में भी आया है कि 2 बालिकाएं जो है यहाँ से सवेरे तक तो यहाँ पे थी, लेकिन सवेरे से जो है वो अभी यहाँ पे नहीं मिल रही है हमारे पास, क्योंकि विद्यालय यहीं पे नज़दीक है, उन्होंने विद्यालय जाना था वो विद्यालय नहीं गई है। तो ये मामला है और मैं भी इसमें क्योंकि अभिभावक जो उनके हैं, माँ बाप हैं, वो भी आ गए हैं विद्यालय में, तो हम इस तरह की संभावना भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो यहाँ से घर चली गई हो। मेरी लड़की 3 साल से पढ़ती है यहाँ पे और सुबह पता चला मुझे 8-10 पे कि मेरी बेटी स्कूल से चली गई। मैम का फ़ोन आया था, प्रिंसिपल मैम का, तो हम यहाँ पे आए। फिर जब आप लोग उन्होंने बोला कि चली गई थी वो, मतलब सुबह निकल गई थी 6:30। नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं। आज मुझे सूचना मिली सुबह कि हमारे गांव में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, इसमें 2 लड़कियां रात से गायब है और पता नहीं है कहाँ। जैसे मुझे सूचना मिली मैं तुरंत विद्यालय में आया। यहाँ पर विद्यालय में आकर पेरेंट्स से जानकारी मिली, लेकिन ये मैं कह देना चाहता हूँ कि मेरे गांव में कस्तूरबा गांधी ये आवासीय विद्यालय है और यहाँ पर जो वार्डनर है वो वार्डनर उसका क्या नाम है, हमने कई बार देखे, वो रात में रुकती नहीं है। हो गई है किस समय की सुबह? 6:30 के करीब। आप कहाँ थी? मैं घर पर थी, तबीयत खराब थी मेरी गलती। कोई लिखित में आपने दिया था कि मैं मेरी तबीयत खराब, मैं नहीं आप रह पाऊंगी आज? आपको जानकारी कब हुई? सुबह एक यहाँ कह रही मेरे पास रही है और रात को सोई है, सुबह तैयार हुई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट पुस्ता, ढहने तथा क्षतिग्रस्त लंढौर बाजार को जाने वाले मुख्य मार्ग की भी बीते दिनों बरसात के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तय समय पर कार्य पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने और अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान के कार्यों को शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि यहां पर निर्माण सामग्री लाने में परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यहां पर हो रही दिक्कतों को दूर कर शीघ्र कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सुनिश्चित किया गया है कि पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट पुस्ता गिरने से हुई क्षति पूर्ति के लिए क्षतिग्रस्त पुस्ते के स्वामी को नोटिस भेजकर नुकसान की भरपाई करवाई जाए। क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी एसडीएम को सूचित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने टेक्निकल दिक्कत बताई है तो उसके मैंने निश्चित किया है। इसी प्रकार एक ब्राइट पुत्री का वहीं मसूरी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं के साथ रुद्रपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रतोइला के साथ किए गए लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश सरकार और उत्तराखंड पुलिस का पुतले को आग के हवाले किया। इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर और शाहरुख खान ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, परंतु सरकार उसे रोकने में नाकामयाब है। अपराधी पर किसी प्रकार का शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, जिसको लेकर स्वयं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत ने भी प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए जाने को लेकर प्रदेश सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। वहीं पड़ोसी राज्य से कानून व्यवस्था और अपराधियों को सबक सिखाने के फॉर्मूले को सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रतोइला की अगुवाई में महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण महिला कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
एक और बीजेपी जो है वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाने की बात नारा देती है, तो वहीं उत्तराखंड में हमें महिला का उत्पीड़न हो रहा है। उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो महिलाओं ने अपनी बलि दी थी, महिलाओं ने अपनी लड़ाई लड़ी थी इस उत्तराखंड राज्य को पाने के लिए, परंतु आज उस उत्तराखंड राज्य में महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। इन्होंने वोट जब लेने का समय आता तब नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका चल रहा है, मोदी जी का भी नारा, धामी जी का भी नारा, परंतु वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं आज महिलाओं के साथ कितना दुराचार, कितना अत्याचार हो रहा है और बलात्कारी खुले में घूम रहे हैं। इसी को लेकर हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने परसों रुद्रपुर में प्रदर्शन किया और उनके साथ महिला पुलिस तो छोड़िए, पुरुष पुलिस जो है उनकी कमर में डंडे जो है पीछे से चुभो रही है। तो ये कितना बुरा, देखिए आप महिलाओं के साथ कितना अत्याचार यहाँ पर हो रहा है। क्या महिला को बोलने की आज़ादी नहीं है क्या? किस तरह से, क्योंकि जब प्रदेश धामी सरकार डरती है वो पुलिस का ही सहारा लेती है, तो वो सहारा उन्होंने फिर ले लिया है। और किस तरह से पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर बर्बरता दिखाई, महिला अध्यक्ष के साथ किस तरह का दुराचार किया गया है। हमारा ये कहना है कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आने वाले समय पर ऐसी जो घटनाएं, और ये एक तरफ आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वही उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं जो अपने बचाव की, अपनी सुरक्षा की बात कर रही है, उन पर आप लाठियां भाजते हैं। तो इस तरह की नीति, ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? आप अंकिता भंडारी का जो कांड था उसके आज तक आरोपियों को नहीं बता। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मेन कैंपस में छात्र और छात्राओं ने को एजुकेशन की मांग उठाई है। कन्या गुरुकुल परिसर में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लड़कों और लड़कियों को एक साथ मेन कैंपस में पढ़ाने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची छात्राओं का कहना है कि यूजीसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन में 2023 में बदलाव किया है। इसके तहत हाल ही में पहली बार गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की कुलपति महिला बन पाई है। इसी रेगुलेशन के तहत छात्राओं को भी मेन कैंपस में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ देना चाहिए। यूजीसी का विश्वविद्यालय ने हमारे रेगुलेशन को एक्सेप्ट किया है, तब से हमारी एचओडी, डीन और जितनी भी फैकल्टीज है और हमारी वीसी मैम है वो नवनियुक्त हुई है वहाँ पर एक महिला के रूप में। तो सर हम भी ऐसी मांग चाहते हैं कि हमको क्यों उन सारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है जो मुख्य परिसर में दी जा रही है। हमको लैंगिक भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ रहा है। और सर जो केंद्र सरकार से फंडिंग आती है और जो 25 करोड़ रुपए यूजीसी में पूरा प्रॉपर गाइडलाइन में दिया गया है कि वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है यूनिवर्सिटीज के लिए, तो सर डेवलपमेंट दिख क्यों नहीं रहा है? वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है सर, जितना एक कैंपस है इधर मेन गुरुकुल में उतने में वो पूरा उधर कन्या गुरुकुल परिसर खत्म हो जाता है। ये विभाग संयोजक के नाते और मैं अपने संगठन के नाते मैं तो जो है छात्र छात्राओं को सबको सामूहिक पढ़ने के लिए ही हमारा संगठन भी है कि जितना छात्र को सुविधा मिले उतनी छात्रा को मिले। हमारे यहाँ कोई लिंग भेदभाव नहीं होता है, सब जो है साथ में पढ़े, साथ में सबको सुविधाएं मिले। और बहनों ने आवाज उठाई है, विद्यार्थी परिषद संपूर्ण रूप से इनके साथ है। और बात केवल विश्वविद्यालय तक ही नहीं है, अगर बात केंद्र तक भी जानी होगी तो संगठन के लिए हमारे को ये बड़ी। मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के गुरुकुल और ऋषिकुल परिसर में प्राचीन चिकित्सा विद्या लीच थेरेपी यानी जोंग से इलाज की शुरुआत की गई है। एलोपैथी और दूसरी चिकित्सा विधियों से निराश मरीज लीच थेरेपी का खूब फायदा उठा रहे हैं। हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय के शल्य चिकित्सा विभाग में हाल ही में जोंग के जरिए मरीज का इलाज शुरू किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा के ग्रंथों में परजीवियों से इलाज का वर्णन है। लीच थेरेपी से खासतौर पर वेरिकोज वेन्स, त्वचा की समस्या, गंजापन और दिल की बीमारियों में राहत मिलती है। इसमें विशेष प्रजाति की जोंग को मरीज की प्रभावित अंग पर लगाया जाता है। मेडिकल प्रॉपर्टीज वाली ये जोंग अशुद्ध रक्त को पीकर बीमारी में आराम पहुंचाती है। तो वेरिकोज वेन अगर आपको अर्ली स्टेज में आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेट स्टेज में भी आते हैं और अगर वेरिकोज अल्सर बन गए तो भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी एक और चीज़ है, आपके गंजापन अगर बढ़ रहा है और आप लग रहा है कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं और यंग एज में झड़ रहे हैं, तो एलोपेसिया एरेटा एक करके डिजीज़ होती है, उसमें उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो हम वहाँ पर लीच एप्लीकेशन करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। दूसरा क्या है, जो पेशेंट कैंसर के पेशेंट हैं, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम थी इनको, ये हमारी 5वीं सिटिंग है। काफ़ी आराम है। पहले स्वेलिंग आ जाती थी, वो स्वेलिंग नहीं आती है और वेट लॉस हो चुका है पहले से काफ़ी। पहले वेट ज़्यादा था तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती थी, पेन होता था, पेन नहीं है पैरों में, बिल्कुल काफ़ी आराम है हम लोगों को। ये थेरेपी मेरे हिसाब से किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, मतलब जल्दी आराम कर देती है हर चीज़ से ना।
हम लोगों को तो काफ़ी आराम लगा है। हमें मुश्किल 1.5 महीना हुआ है यहाँ आए हुए और काफ़ी ज़्यादा आराम है। वहीं आपको अगली बड़ी खबर बता दें, टिहरी विस्थापितों की 50 साल पुरानी मांग पूरे होने जा रही है। टिहरी विस्थापितों को जल्द ही भूमिधरों का अधिकार मिलेगा। सन 1970 के टिहरी विस्थापितों की 50 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। हरिद्वार में पथरी और आसपास के इलाकों में 379 हेक्टेयर जमीन पर टिहरी विस्थापितों को जल्द ही भूमिधरी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। शुक्रवार को रोशनाबाद स्थित जिला मुख्यालय में ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत समेत तमाम जनप्रतिनिधियों, THDC, वन विभाग और राजस्व विभाग के साथ बैठक कर सभी पक्षों में सहमति बनाई गई। जिलाधिकारी का कहना है कि 1 माह के अंदर भूमिधरी प्रस्ताव के तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। टिहरी विस्थापित हैं, जैसे फेज़ 1 और 2 की बात जहाँ हो रही है, और उसमें लोगों को 70 के दशक में यहाँ पे विस्थापित किया गया था और उनको लगभग 369 हेक्टेयर लैंड करीब अलॉट हुई जी। तो अभी तक उन लोगों को भूमिधरी राइट्स नहीं मिले हैं। तो इसके लिए आज उसी संबंध में हमारी ये मीटिंग थी, ये तीसरी मीटिंग हमारी थी। तो सर्वसम्मति से फिर जो निर्णय लिया गया, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, DFO भी मौजूद थे। कांग्रेस वरिष्ठ नेता स्वतंत्र शर्मा के निवास स्थल पर एक स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आशीष शर्मा PCS की परीक्षा पास करके लौटे। उनका फूल मालाओं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष उल्लास मनाया गया। इस अवसर पर आशीष शर्मा ने कहा कि मैं एक छोटे किसान का बेटा हूं और अपने पिता की मेहनत और लगन को देखते हुए मैंने भी उनके मार्ग पर चलकर मेहनत और लगन के साथ शिक्षा ग्रहण कर आज PCS की प्रथम भाग में परीक्षा पास की है। इस सफलता के पीछे मेरे परिवार और ग्रामीण वासियों का आशीर्वाद है, जिस कारण आज मैं PCS की परीक्षा पास कर पाया हूं। मैं युवा से अपील करूंगा कि जिस भी कार्य में लगे उसे कार्य को करे और जब तक उस कार्य में सफलता हासिल ना हो जाए तब तक उस दौरान उस कार्य को न छोड़ें। इस दौरान इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची विधायक ममता राकेश ने कहा कि सभी युवाओं को मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे भगवानपुर क्षेत्र का नाम रोशन हो सके। इस मौके पर सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि आशीष शर्मा से इस क्षेत्र के युवाओं को सीख लेनी चाहिए और कड़ी मेहनत कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहिए। और इसमें सर मुझे काफ़ी समय लग गया। इससे पहले मैंने UP PCS के मेंस और इंटरव्यू भी दिया है, परंतु मैं पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था। और सर इस वर्ष मेरा 2021 के PCS में जिला गन्ना अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। सर हरिद्वार जिले के छोटे से गाँव से आप आते हैं, तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना आपने करना पड़ा है, जो आपने कितनी कठिनाइयाँ आपने देखी? सर इसके लिए बार बार डिमोटिवेशन भी आता था और जब अंतिम रूप से चयन नहीं हो पा रहा था तो बहुत समय लग रहा था सर। दरअसल इस प्रक्रिया में पूरे 3 साल लग गए, तो सर कहीं ना कहीं इसमें मानसिक तनाव भी बीच बीच में आ रहा था। आशीष शर्मा और उसके परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पूरे परिवार ने आशीष के पीछे अपनी पूरी ताकत के साथ में रात दिन इसको आगे करके पढ़ना तो इसका काम था, लेकिन उन्होंने पैसे का इंतज़ाम, आने जाने का इंतज़ाम, और उस परिस्थिति में इनके पास में ना 1 बीघा कोई ज़मीन है, ना कोई दूसरा आय का साधन। इनके पिताजी सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे रोहाल के दयालपुर से आशीष शर्मा पुत्र राकेश शर्मा का चयन PCS के लिए हुआ है। उन्होंने PCS क्वालिफाई किया है और इन्हें जिला गन्ना अधिकारी के पद के लिए किया गया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आशीष शर्मा व इनके पिताजी को, तो सभी अपने रोहाल के दयालपुर के वासियों को व भगवानपुर विधानसभा वासियों को देते हैं। मसूरी में पटरी व्यापारी कमजोर वर्ग समिति के सदस्य मसूरी माल रोड पर दुकान लगाए जाने को लेकर मसूरी के शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया है। पटरी व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को माल रोड पर एक स्थान पर जगह चिन्हित कर 2x2 की जगह देकर बैठाने की कार्रवाई की जा रही है, परंतु आधे से अधिक पटरी व्यापारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पटरी व्यापारियों को रोजी रोटी कमाने का हक है, ऐसे में सभी लोगों को पूर्व की भांति माल रोड पर पटरी लगाने की अनुमति दी जाए। वहीं बता दें कि प्रशासन द्वारा करीब 140 पटरी में 82 व्यापारियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। वहीं लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उनको माल रोड पर 2x2 की जगह आवंटित करने की बात की जा रही है, परंतु पटरी व्यापारी उसका विरोध कर रहे हैं। पटरी व्यापारियों का कहना है
कि 2x2 की जगह पर वह खड़े होंगे कि दुकान लगाएंगे, यह अपने आप में समझ में नहीं आ रहा है। वही करीब वो 140 पटरी व्यापारी हैं, उनमें से मात्र 82 पटरी व्यापारियों को चिन्हित किया जा रहा है, जो कि गलत है। जी हाँ, हमने कल बल्कि एक पत्र भी मतलब हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी को दिया था। उन्होंने हमें तुरंत पेटवाल जी के साथ जो है एसडीएम से वार्तालाप करने के लिए भेजा था, लेकिन हमारी एसडीएम साहब से कोई वार्तालाप नहीं हुई। हमारी सिर्फ टीएस साहब से बात हुई। टीएस साहब ने कहा कि हमने जो है 84 या 81 82 जो भी आदमी थे कि उनके हमने लिस्ट बना दी है, उनको हम पर्ची सिस्टम करेंगे और 2-4 दिन में कर देंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता किस कैटेगरी में बनाई गई है, किसके कौन कौन है, उसमें क्या है। उन्होंने कहा जी हम उनको सूचित करेंगे। सूचित करने के बाद किन आदमियों को वहाँ बुलाया जाएगा, किसका नाम है। धरना तो हमारा कंटिन्यू चल ही रहा था, लेकिन कल हमने एक ज्ञापन जो है माननीय मंत्री जी को दिया और हम उनके पास मिले भी, हम लोग जितने पदाधिकारी थे। तो उन्होंने पेटवाल जी को साथ भेजा। उन्होंने कहा जी एसडीएम साहब से बात कर लो। अब हम वहाँ गए तो एसडीएम साहब तो वहाँ उपलब्ध थे नहीं। उन्होंने जो है टीएस के पास हमें भेजा। टीएस के पास जब गए तो उन्होंने कहा भाई 80-85 आदमी की हमारी लिस्ट बना रखी है, उन्हीं की लॉटरी होगी और वही बैठेंगे। तो उसमें हम लोग तो सहमत है नहीं। क्यों 80-85 आदमी नहीं है। हम तो एक दिन जब सारे लोग हम नगर पालिका में गए तो करीब जो है 140 के आसपास जो है लोग थे, और जो ओरिजिनल आज की डेट में भी बैठते हैं। तो हमारा कहने का मतलब तो यह है